दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर चैप्टर का आज हमारा 6th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम समझ रहे थे कि अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसको अगर हम चार्ज कर दें, कुछ प्लेट्स के ऊपर चार्जेस को ट्रैप कर दें और उसके बाद उसके डिस्टेंस को अगर हम वेरी करें तो कैसे उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होती है, कैसे कैपेसिटेंस वेरी होता है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों प्लेट्स के बीच का वो वेरी होता है। उस कंसेप्ट को हमने देखा था। आज उसी की कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ेंगे और आज फिर से हम कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच की उसको वेरी करेंगे एंड उसमें डाइलेक्ट्रिक को चेंज करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के अंदर डालेंगे और देखते हैं कि चार्जेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है अगर हम सोर्स को कनेक्ट पोजिशन में रखें। पिछले केस में तो आपने क्या देखा था, पिछले केस में आपने प्लेट्स को चार्ज किया, कैपेसिटर को चार्ज किया और उसके बाद आपने सोर्स को हटा दिया था। इसका मतलब जो चार्ज है प्लेट्स के ऊपर वो ट्रैप हो चुका है। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम सोर्स को कनेक्टेड पोजीशन में रखते हैं। जरा देखिए कैसे। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच की डिस्टेंस d है, एरिया प्लेट्स का a है, d की वैल्यू मच मच लेस देन है a से, ठीक है। और यहां पे मैं एक ऐसा मीटर लगा रहा हूं जो चार्ज के फ्लो को हमें बताएगा। इसको आप सिंपल एमीटर भी बोल सकते हो, गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हो, जो बहुत ही स्मॉल एम्पियर करंट को रीड कर सकता है। अब ये करंट क्या चीज होती है आगे चल के पढ़ोगे, बस आप ये फिलहाल ये समझिए, ये जो मीटर है इसको हम यूज करते हैं चार्ज के फ्लो को देखने के लिए। इसका एक नाम होता है, एक स्पेशल नाम होता है जो बहुत ही स्मॉल चार्ज के फ्लो को भी रीड कर लेता है। कम से कम अगर बहुत ही कम चार्ज भी अगर फ्लो कर रहा है उसको भी रीड कर लेता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमीटर। अब वो हमारे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ता है ये इलेक्ट्रोमीटर। तो हमारे रिसोर्सेस की लिमिटेशन की वजह से और फाइनेंशियल लिमिटेशन की वजह से हमारे पास ये मीटर नहीं है, ठीक है। एनीवे, थोड़ा दुख होता है कई बार कि स्टूडेंट्स को हम दिखाना चाह रहे थे, बट एनीवे जब देखिए ये इलेक्ट्रोमीटर है। इलेक्ट्रोमीटर चार्ज के फ्लो को हमें बताएगा, बस और कुछ नहीं है। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे सोर्स को कनेक्टेड पोजीशन में रखेंगे। ये जो हमारा सोर्स है ये कनेक्टेड पोजीशन में है, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस है d डिस्टेंस है ये इनके बीच की, और प्लेट्स का एरिया जो है वो a है। अब हमने सोर्स को कनेक्ट कर दिया, V0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां पे लगाया, तो उसकी वजह से क्या आ गया बताओ, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हायर पोटेंशियल, और इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से निकल के इधर चले गए, तो एक तरफ प्लस क्यू आ गया और एक तरफ माइनस क्यू आ गया। असल में जो चार्ज है इनर साइड पे आया है, प्लेट्स की इनर साइड पे है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जैसे ही इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने से पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था। कनेक्ट करने से पहले प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। कैपेसिटेंस की वैल्यू मेरी C थी और यहां पे मान लीजिए मेरे पास कोई स्विच था, ठीक है, इस जगह पे कोई स्विच लगा हुआ था। अब जैसे हमने स्विच को कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट किया, इलेक्ट्रोमीटर ने एकदम से रीडिंग दिखाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एकदम से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोमीटर एकदम से रीडिंग दिखाएगा। उसकी जो नीडल है एकदम से रीडिंग दिखाएगी, कुछ चार्ज फ्लो हुआ है, कुछ चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर गए हैं। तो अपना नीडल जो है उसको एक मिडिल पॉइंट से, 0 पॉइंट से ऐसे इस तरफ डिफ्लेक्शन देगा या ऑपोजिट देगा, डिपेंडिंग ऑन किस तरफ जो है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हैं तो किस तरफ वो नीडल घूमती है, उसके अकॉर्डिंग एक तरफ वो नीडल घूमेगी, बट जैसे आप स्विच क्लोज करोगे तो, और उसके बाद वापस 0 पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोमेंटरली इधर से इधर आए और यहां पे आकर रुक गए, स्टैटिक हो गए। अब उसके बाद फ्लो होना बंद हो गए। बिल्कुल माइन्यूट टाइम के अंदर, विद इन 0 सेकेंड, हालांकि एग्जैक्टली 0 तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, हल्के से बिल्कुल छोटे समय के अंदर जैसे आपने स्विच क्लोज किया, उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए और उसके बाद इधर माइनस क्यू हो गया और इधर प्लस क्यू हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गए। आप बोलोगे सर कितना इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये कैसे पता करें? डायरेक्टली पता कर सकते हो। आपको कैपेसिटेंस पता है C, और आपको वोल्टेज डिफरेंस भी पता है V0 होना चाहिए। तो Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Q इज इक्वल टू C V0। इसका मतलब इतना जो चार्ज है वो इस प्लेट के ऊपर आना चाहिए। तो उसके हिसाब से देख लो कितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने चाहिए। तो उतने इलेक्ट्रॉन एकदम से जाएंगे। आप बोलोगे सर एकदम से क्यों जाएंगे इधर, एकदम से निकल के क्यों जाए? क्योंकि वोल्टेज को एकदम से
यहां पे वी नोट होना है। जैसे स्विच क्लोज किया अगले ही इंस्टेंट पे यहां का जो डिफरेंस है वो वी नोट होना चाहिए, और यहां पे जो डिफरेंस है उसको वी नोट होने के लिए Q की वैल्यू जो है वो C वी नोट के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे ही ये वोल्टेज वी नोट होगी उसी इंस्टेंट पे यहां पे जो चार्ज है वो Q आ जाएगा। इसका मतलब उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर चले जाएंगे। अब ये इतना स्मॉल इंस्टेंट होगा, इतना छोटा इंस्टेंट होगा कि आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, बट नीडल के डिफ्लेक्शन से आप इसको देख पाओगे। नीडल एकदम से डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और चार्जेस इधर से इधर जा चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके इधर से इधर हो गए हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर हमारा चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर चार्ज हो गया है, और क्योंकि वी नोट मेरा फिक्स है तो चार्ज भी मेरा फिक्स हो जाएगा। सी की वैल्यू तो वैसे ही फिक्स होती है, वी नोट भी फिक्स है, डीसी सोर्स लगा, इसको कांस्टेंट वोल्टेज बोलते हैं। तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स अगर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है तो ये वी नोट भी कांस्टेंट है, क्यू मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। सही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम अगेन इसमें वेरिएशन करने जा रहे हैं। डी को सबसे पहले चेंज करते हैं। तो पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, डी जो है उसको इंक्रीज करते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करते हैं। तो अब आप बताओ, अगर डी को इंक्रीज करोगे तो सी पे क्या फर्क पड़ेगा। सी जो है वो क्यू या फिर वी नोट, इन पे डिपेंड नहीं करता। सी जो होता है वो तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है ना, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। बीच में एयर है, प्लेट्स का एरिया आप चेंज कर नहीं रहे, एप्सिलॉन नोट आपका एयर है तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू फिक्स हो गई। डी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। और वी नोट और क्यू को नहीं देखना है सी के लिए। कैपेसिटेंस तो भाई आपके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स उस पे डिपेंड करेगा ना भाई। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। अब आइए चार्ज पे, चार्ज पे देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। वी नोट की वैल्यू भी मेरी फिक्स है। वी नोट की वैल्यू फिक्स क्यों है भाई, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका फिक्स है। पिछली बार पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स नहीं था, क्यों, क्योंकि पिछली बार आपने चार्ज करके इसको रिमूव कर लिया था। पिछली बार चार्ज फिक्स था। अगर आप लास्ट एपिसोड को याद करो तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या किया था, हमने स्विच को एक बार कनेक्ट किया था, ठीक है, ये हमारा वी नोट वोल्ट था, ठीक है, हमने स्विच को कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही इसके ऊपर चार्ज आ गया, इधर प्लस और इधर माइनस, और उसके बाद हमने स्विच को ओपन कर दिया था। अब जैसे स्विच को ओपन करोगे चार्ज जो है वो ट्रैप हो चुका है। इसका मतलब इस बार क्या कांस्टेंट है, इस बार वी नोट कांस्टेंट नहीं है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। इस बार जो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो कंजर्व है, वो कांस्टेंट है, क्यू इधर है और यहां पे माइनस क्यू इधर है। इस बार चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने क्लोज पाथ दे रखा है इधर से इधर का वाया दिस सोर्स। तो जब आप डी को वेरी करोगे तो हो सकता है कि कुछ चार्ज इधर से इधर चला जाए या इधर से इधर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब इस बार चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। पिछली बार तो चार्ज कांस्टेंट था क्योंकि चार्ज इधर से इधर जा ही नहीं सकता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों पिछली लेक्चर में जो मैंने बताया था, जब हम चार्ज करके कैपेसिटर को सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद डी को वेरी करते हैं तो क्यू कांस्टेंट है। यहां पे क्या कांस्टेंट होगा, वी नोट, क्योंकि यहां पे बैटरी या सोर्स जो है वो ऑलवेज कनेक्टेड है। यहां पे सोर्स ऑलवेज कनेक्टेड है। यहां पे सोर्स अगर ऑलवेज कनेक्टेड है इसका मतलब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स रहेगा। इस बार वी नोट की वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। तो अब यहां पे जरा देखिए, सी मेरा डिक्रीज हो रहा है, वी नोट की वैल्यू फिक्स है, तो क्यू की वैल्यू क्या करेंगी, क्यू इज इक्वल टू सी वी नोट होता है। अब क्योंकि सी डिक्रीज हो रहा है तो क्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका क्या मतलब है, क्यू की वैल्यू डिक्रीज होने का क्या मतलब है। अगर मैं ये डी को इंक्रीज करूंगा तो क्यू डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का मतलब यह है कि ये चार्ज कम होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो इधर गए हुए हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आके इसको क्यू को न्यूट्रलाइज करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे से आप कैपेसिटर को बाहर की तरफ, प्लेट को बाहर की तरफ मूव करोगे, आपका जो ये इलेक्ट्रोमीटर है डिफ्लेक्शन को दिखाएगा। और इस बार जो डिफ्लेक्शन होगा, पिछली बार जब ये चार्ज हुआ था तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए थे, तो उस केस में मान लीजिए नीडल ने डिफ्लेक्शन इधर दिखाया, इस तरफ दिखाया, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए हैं। तो अब क्या हो रहा है, जब आप डी को इंक्रीज कर रहे हो तो क्यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आगे इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन उल्टे आएंगे, तो अब डिफ्लेक्शन जो है वो उल्टा दिखाएगा। पहले अगर इधर दिखा रहा था जब ये चार्ज हुआ था, तब डिफ्लेक्शन अगर इधर दिखाया तो अब ये इधर दिखाएगा डिफ्लेक्शन को, अभी उल्टा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये चार्ज कम होगा तो ये डिफ्लेक्शन रिवर्स में होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे यहां पे डिफ्लेक्शन आप जो है ऑब्जर्व करोगे। एनीवे, तो यहां पे क्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी और इसको आप इस इलेक्ट्रोमीटर से चेक कर सकते हो, इससे आप इसको देख सकते हो। अगर मैं डी को इंक्रीज करूंगा तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बनेगी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये होती है। अब क्योंकि डी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी भाई, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। इस तरह से आप कह सकते हो, या दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्यू बाई ए, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एरिया फिक्स है, एप्सिलॉन नोट फिक्स है, चार्ज मेरा कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरी कम होगी। तो आप हमेशा ये देखा करो क्या चीज फिक्स है, पहले वो देख लिया करो कि फिक्स क्या चीज है। इस केस में वी नोट हमेशा फिक्स रहेगा, वी नोट फिक्स रहेगा, और डी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या चीज पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमने देख लिया है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तरह देखिए। तो ये पहला केस था जिसमें हम डी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, चार्ज भी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरी डिक्रीज होगी, ठीक है। वी नोट की वैल्यू मेरी फिक्स है यहां पे। अब चलिए नंबर 2 देखिए, इसी में अगर इसी में मैं एक स्टेप और आगे चलूं और नंबर 2 देखूं, नंबर 2 में क्या कर रहा हूं, हमने यहां पे कनेक्ट किया, डी मेरी डिस्टेंस है, हम इसके अंदर अब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर 2 डाइलेक्ट्रिक, अब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं। तो जब आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को डालोगे, इसके अंदर आप जो है कोई डाइलेक्ट्रिक है, कोई ऐसे कोई प्लास्टिक शीट है जो दोनों प्लेट के बीच में ऐसे डाल रहे हो आप, तो जैसे आप डाइलेक्ट्रिक को डालोगे क्या होगा दोस्तों बताओ। वी नोट तो पहले ही फिक्स है आपका, वी नोट तो फिक्स रहेगा, डी भी आपका फिक्स हो गया, आप डी को भी नहीं चेंज कर रहे हो, इस बार आप डिस्टेंस को नहीं चेंज कर रहे हो, डी को आप फिक्स कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हो, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक को अगर आप डालोगे तो उससे क्या होगा जरा देखिए, उससे आपका जो कैपेसिटेंस है पहले वो देखते हैं, वो होता है एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, ये होता था अगर एयर है तो, अगर इसमें एयर है तो, लेकिन डाइलेक्ट्रिक अगर डाल दिया तो यहां पे एप्सिलॉन आर और आ जाएगा। सोचिए आपने पूरी तरह से एप्सिलॉन आर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है, पूरा डाल दिया है, ठीक है, पूरा आपने एप्सिलॉन आर इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, तो उससे नया कैपेसिटेंस ये होगा, और क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप ये कह सकते हो सी विल इंक्रीज, सी मेरा इंक्रीज हो जाएगा। अब वी नोट फिक्स है, सी इंक्रीज हो रहा है, तो क्यू की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी नोट, इसका मतलब ये भी अब आपका इंक्रीज होगा, क्यू भी आपका इंक्रीज होगा। इसका मतलब फिर से आपका जो इलेक्ट्रोमीटर है ये डिफ्लेक्शन देगा, ये अब इंक्रीज होगा, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन फर्दर यहां से निकल के इधर जाएंगे, क्यू की वैल्यू अब मेरी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे देखोगे भाई आप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को वी नोट बाई डी करें, आप ऐसे भी देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वी नोट मेरा फिक्स है, डी भी मेरा फिक्स है, तो ये तो क्या रहना चाहिए, इसका मतलब फिक्स रहना चाहिए। या एक तरीका और भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब बनेगा क्यू बाई ए बाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से अब अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, क्यू बाई ए तो सिग्मा बन गया डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट, पहले ये होता था, अब एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट की जगह पे एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो अब आप बोलोगे सर देखो एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा होता है तो डिनोमिनेटर मेरा बढ़ गया, तो न्यूमरेटर भी तो बढ़ गया ना क्यू की वजह से, और जितना डिनोमिनेटर बढ़ा है उतना न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी फिक्स रहेगी अंदर की। तो अगर आपने पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है तो सी की वैल्यू बढ़ गई है, चार्ज इस पे बढ़ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अंदर कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को अगर मुझे परफॉर्म करना होता, अगर मैं आपको ये विजुलाइज करवाता, इस चीज को दिखाता, तो दिखाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती, इलेक्ट्रोमीटर की, सो दैट आप इसको क्लियरली समझ सकें, इसको देख सकें। बट क्योंकि इलेक्ट्रोमीटर मेरे पास नहीं है तो इसलिए दिक्कत यह है कि मैं इसको दिखा नहीं सकता आपको, ठीक है, बट थियोरेटिकली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब यहां पे 2-3 सवाल उठते हैं, उन सवाल को हम कैसे टैकल करें जरा देखिए, वो 2-3 सवाल क्या है। अच्छा एक और चीज बताता हूं मैं, यहां पे एक और केस भी बनता है, वैसे उस सवाल से पहले एक और केस देख लेते हैं जिसमें हम एरिया को चेंज करें। एरिया को अगर मैं वेरी करूं, एरिया को वेरी करने का मतलब क्या है, प्लेट्स जो आमने सामने प्लेट्स हैं इनके बीच में एयर ही ले लो, चलो ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को मतलब एयर ही ले लो फिलहाल के लिए, इजी समझने के लिए, यहां पे एयर ही है, बट इनके बीच का जो आमने सामने का जो एरिया है प्लेट्स का, वो मैं आगे पीछे कर रहा हूं प्लेट्स को, तो उससे एरिया बदलेगा भाई। सोचे एरिया मेरा डिक्रीज हो रहा है, एरिया मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो वी नोट तो मेरा फिक्स है भाई, यहां पे
वी नोट तो मेरा फिक्स है। सी पे क्या फर्क पड़ेगा, सी बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब क्योंकि एरिया डिक्रीज हो रहा है, डी मेरा सेम है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और क्यू की वैल्यू भी क्या होगी फिर बताओ, डिक्रीज होगी। क्यू की वैल्यू भी मेरी डिक्रीज होगी, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वी नोट बाई डी कर सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के जो आमने सामने वाला जो एरिया आएंगे उनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपकी फिक्स रहेगी, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं। ये तीनों केस जो है जरा देखिए, पिछले एपिसोड में हमने ये तीनों केस ही पढ़े थे, लेकिन उस केस में आपका सोर्स जो है वो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था। इस बार सोर्स जो है वो कनेक्टेड है, तो दोनों को आप थोड़ा गहराई से समझिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पे 2-3 क्वेश्चन उठते हैं, जरा देखिए क्या क्वेश्चन है, उनको जरा देखते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन है, उसको जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि सर अगर मैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूं, एक बार डाइलेक्ट्रिक जो है वो केवल आधे हिस्से में है और इधर एयर है, ठीक है, और यहां पे डाइलेक्ट्रिक है, और एक केस में पूरे में डाइलेक्ट्रिक है, पूरे में डाइलेक्ट्रिक है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे कंपेयर? यहां पे कैपेसिटेंस क्या आएगा, यहां पे कैपेसिटेंस क्या, यहां पे तो बहुत आसान है, पूरे में डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या आएगा, ऐसे केस में क्या आएगा? यहां पे एक और पॉसिबिलिटी भी है भाई, डाइलेक्ट्रिक को मैं केवल ऐसे डालूं, जरा देखिए, केवल इतने हिस्से में, पूरे डी में ना कवर करूं डाइलेक्ट्रिक को, केवल यहां पे डालूं, तो फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम लोग देंगे, बट उससे पहले जो हमने अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के कैपेसिटेंस को पढ़ते हैं पहले, ठीक है। जैसे कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर, तो उनको भी एक बार जरा देख लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे, इस टॉपिक को फिर से समझेंगे, क्योंकि यहां पे हमें एक नई थ्योरी को डेवलप करना होगा, तो वो भी हम करेंगे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के कैपेसिटेंसेस को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप लिखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, एक इनर ऐसे है, ठीक है, इनर सिलेंडर है, और एक आउटर है, एक आउटर है, आउटर सिलेंडर है, इस तरह से, ठीक है भाई। और मैं मान लेता हूं कि इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर है ये, इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। तो एक ये कंडक्टर, इसकी रेडियस a मान लेता हूं मैं, और इसकी जो रेडियस है उसको मैं b बोल देता हूं, ठीक है। जो इनर कंडक्टर है वो भी एक सिलेंडर ही है, वो होलो सिलेंडर है जिसकी रेडियस a है, और आउटर कंडक्टर जो है उसकी, वो भी एक होलो सिलेंडर है, उसकी रेडियस जो है वो b है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चार्जेस दे रहा हूं। सोचिए, इनर कंडक्टर के ऊपर हमने प्लस चार्ज दे दिया है, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर दे दिया है, चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है इस पे ना, ठीक है, इनफाइनाइट अभी, तो लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ, ये इसके ऊपर चार्ज दे दिया है इनर सिलेंडर के ऊपर। तो ऑब्वियसली आउटर सिलेंडर के ऊपर क्या आ जाएगा बताओ जरा, इसके ऊपर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आ जाएगा, ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो चार्ज होगा ये कहां पे होगा बताइए, ये जो चार्ज होगा ये इनर सिलेंडर जो होगा उसके आउटर सरफेस पे होगा, और आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पे होगा ये चार्ज, ठीक है। एक पे प्लस लैम्डा कूलम है, एक के ऊपर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है। सवाल यहां पे यह है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसके कैपेसिटेंस को हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें गॉस लॉ का सहारा लेना होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। गॉस लॉ की हेल्प से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो जरा देखिए कैसे हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। यहां पे मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है दोस्तों, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया,
और इसके 3 क्लोज्ड एरिया अगर आप देखोगे तो क्लोज्ड एरिया में 3 ओपन एरिया है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक कर्व्ड एरिया। और जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस मान लीजिए r है। तो अगर मैं यहां पे E देखूं तो केवल जो कर्व्ड सरफेस है वहां पे E डॉट da बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, आप जानते हो। तो यहां पे E डॉट da जो बनेगा वो 0 आएगा ऊपर वाले एरिया पे। सिमिलरली नीचे वाले एरिया पे भी E डॉट da 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। E डॉट da केवल और केवल कर्व्ड सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, E की वैल्यू इस कर्व्ड सरफेस पे कांस्टेंट है, तो E की वैल्यू को मैं E ही लिख देता हूं, और एरिया की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 2 पाई r इंटू इसकी हाइट जो है वो h ले लो। ठीक है भाई, ये E डॉट da हो गया, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा, इसके अंदर लैम्डा कूलम पर मीटर है और इसकी हाइट आपने h ली है, तो लैम्डा इंटू h, और आप एयर ले रहे हो इसके बीच में, तो एप्सिलॉन नोट कर दो। h से h मेरा कट गया, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट r, और रेडियली आउटवर्ड आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल गई, मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए भाई ए और बी के बीच का। तो मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं dv इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डॉट dl, और क्योंकि मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा ले रहा हूं यहां पे, तो मैं ये कह सकता हूं माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 पाई एप्सिलॉन नोट r, और dl का जो डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड है ना, r कैप की तरफ आएगा, तो dl का भी रेडियल कंपोनेंट जो है वही इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देगा। तो यहां पर dr जो आएगा केवल उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा भाई E का। आप जानते हो E डॉट dl कैसे लेना है। ठीक है, अब बताइए r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, a से लेके b तक वेरी कर रहा है। आप इनर सरफेस से आउटर सरफेस पे जा रहे हो, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एट b माइनस पोटेंशियल एट a। इसकी वैल्यू को अगर मैं देखूं तो बन जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r। ये a है, ये b है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो बन जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। ये बनेगा पोटेंशियल एट b माइनस पोटेंशियल एट a। एक बार जरा चेक कर लीजिए भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक लिखा है, a से आप b पे जा रहे हो ना, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट b माइनस पोटेंशियल एट a, ये बनेगा। अब जरा देखो, ये तो नेगेटिव आएगा भाई। आप बोलोगे सर नेगेटिव क्यों, क्योंकि b की वैल्यू a से बड़ी है, b ग्रेटर देन a है, b ग्रेटर देन a है, तो ln b बाई a क्या हो जाएगा, ln b बाई a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी ना भाई, b बाई a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो यहां से ये जो बनेगा ये आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाहर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव है। तो अगर मैं इसमें उल्टा ले लूं, va माइनस vb कर दूं, तो va माइनस vb करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा फिर। ठीक है, तो va माइनस vb क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट a माइनस पोटेंशियल एट b इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इस तरह से लिख सकते हो भाई ln b बाई a, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि a का पोटेंशियल हायर है b से, ये बड़ा है पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, और होना भी यही चाहिए, पॉजिटिव का ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। इसको मैं v नोट लिख देता हूं दोस्तों, v नोट, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिलेंडर्स। ठीक है, अब चार्ज देखते हैं, बट प्रॉब्लम ये है चार्ज को आप कैसे देखोगे, चार्ज तो आपका इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, तो चार्ज तो आपका स्प्रेड है पूरा इनफाइनाइट तक, तो टोटल चार्ज तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो आप फिर कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V। भाई अगर V नोट पोटेंशियल डिफरेंस है तो, और कितना चार्ज है उनका रेशियो जो होता है वही तो कैपेसिटेंस होता है, यही होता है ना भाई। तो अब यहाँ पे कैपेसिटेंस हम निकालें कैसे, ये तो चार्ज तो फिर इनफाइनाइट बनेगा इसके ऊपर, तो टोटल चार्ज इनर कंडक्टर के ऊपर अगर मैं निकालूं, इनर सिलेंडर के ऊपर अगर मैं चार्ज निकालूं तो इनफाइनाइट है। आप एक काम कीजिए, आप चार्ज को पूरी सिलेंडर के ऊपर मत निकालिए, आप यूनिट लेंथ पे चार्ज को निकालिए। तो अगर मैं यूनिट लेंथ ले लूं इसकी, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा कूलम। यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम है, तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस आएगा वो भी यूनिट लेंथ का ही आएगा। यूनिट लेंथ का अगर मैं इसका हिस्सा ले लूं, उतने हिस्से का जो कैपेसिटेंस बनेगा दोनों सिलेंडर के बीच का वो पता चल जाएगा, और वो क्या बनेगा, यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो है लैम्डा डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताइए, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है।
तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाई a। ये जो आएगा ये बनेगा फेरेड पर मीटर। वाई पर मीटर? क्योंकि आपने जो चार्ज लिया है वो कूलम पर मीटर लिया है भाई। 1 मीटर का चार्ज लिया है कि 1 मीटर पे कितना चार्ज है, इसका यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। तो कैपेसिटेंस भी फिर क्या आएगा, वो यूनिट लेंथ का ही तो आएगा, नहीं समझे? तो जो कैपेसिटेंस होगा ये आपका फेरेड पर मीटर में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी यहां पे अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो ये आएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब एक और बात बताता हूं, अगर ये फाइनाइट लेंथ होती तो उस केस में फिर क्या होता? ये फॉर्मूला फाइनाइट लेंथ के लिए भी एप्लीकेबल होता ना? फाइनाइट लेंथ के लिए अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहे तो इस केस में आपको बी और ए के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बहुत ही कम लेना पड़ेगा। मतलब बी और ए जो है वो बहुत नजदीक नजदीक होने चाहिए अगर लेंथ फाइनाइट है तो, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सोचिए मैं एल लेंथ है इसकी, तो आप बोलोगे सर एल लेंथ का टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? दिस इनटू एल कर दो, क्योंकि पर मीटर इतना कैपेसिटेंस है तो एल लेंथ का क्या कैपेसिटेंस होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो एल से। सही बात है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब बी और ए के बीच का जो गैप है वो बहुत ही थिन हो। ठीक है, बी माइनस ए जो होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस है ये बहुत ही पतला होना चाहिए कंपेयर टू द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, तभी आप ऐसा बोल सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब इसकी लेंथ इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होंगी। बट अगर मैंने फाइनाइट लेंथ कर दी ना और इनके बीच का गैप ज्यादा कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड नहीं रहेगी, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। और ये जो कैलकुलेशन आपने की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियली आउटवर्ड लेके चले हो आप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड तभी पॉसिबल है अगर फाइनाइट लेंथ कर रहे हो आप सिलेंडर की इनकी, तो फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये गैप जो है, इसको बहुत छोटा कर दो सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड को बेंड होने का जगह ही ना मिले, सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी जाके टर्मिनेट हो जाए पॉजिटिव से नेगेटिव पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे अगर मेरे पास सिलेंड्रिकल सिचुएशन है। तो अगर मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, और कुछ नहीं है भाई। तो अब देखो अगेन कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटेंस आपका बी और ए और एप्सिलॉन नॉट इन सब पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। चाहे आप कैसे भी कंडक्टर ले लो, चाहे आप पैरेलल प्लेट कंडक्टर ले लो, चाहे आप सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लो। अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अब हम कैपेसिटर जो मतलब जो स्फेरिकल कैपेसिटेंस है उसको समझते हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ लिया आपने, अब हम देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर को कैसे देखेंगे? दो स्फीयर है, दो स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं, तो स्फेरिकल शेल लेंगे जिसकी एक की रेडियस लेस होगी दूसरे की रेडियस से, और उस केस में कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा नेक्स्ट पार्ट को जरा समझते हैं। आप लिखिए स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट जरा देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको जरा देखते हैं। तो जरा देखिए, यहां पे मेरे पास एक शेल है, कंडक्टिंग शेल है जिसकी रेडियस है a, और एक आउटर शेल है जिसकी रेडियस है b। और मैंने क्या किया, मैं मान लेता हूं कि ये मैंने ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज मैंने दिया, तो आप जानते हो कि इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दोगे तो इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, आप कुछ इनके बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। ठीक है, कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? V नोट वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं इसको 0 बोल दूं तो ये मेरा V नोट पे आ जाएगा। तो अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q बाई V नोट। और ध्यान रखना, जो कैपेसिटेंस है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। ये तो हमने निकालने के लिए हम Q और V का सहारा ले रहे हैं कि अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं V नोट अप्लाई कर दूं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर V नोट अप्लाई कर दूं तो ऑब्वियसली चार्ज आएगा इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। तो उससे कैपेसिटेंस अगर मैं निकालूं तो इस तरह से निकाल सकता हूं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे डिपेंड करेगा ना, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो इसकी डायमेंशन पे डिपेंड करेगी। चलिए जरा देखते हैं कैसे। ये तो बस मैंने निकालने के लिए सहारा लूंगा मैं Q और V का। तो मुझे ये तो पता ही है कि भाई इनर सरफेस पे मैंने Q चार्ज लिया है, चलो इसको मैं Q ही मान लेता हूं। मुझे बस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इनके बीच का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से।
आप अगर यहां पे गॉस लॉ लगाते हो तो गॉस लॉ से आप किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो भाई। तो चलिए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसी भी रेडियस r पे, अगर r डिस्टेंस पे अगर मैं लूं, ऑब्वियसली r जो है वो इनके बीच में है, a से बड़ी है और b से छोटी है। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो E डॉट dl को इंटीग्रेट कर दूंगा a से लेके b तक और माइनस कर दूंगा इसके आगे, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एट b माइनस पोटेंशियल एट a। सही बात है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हो आप। अब इसका डॉट लोगे तो केवल रेडियल कंपोनेंट के साथ डॉट होगा, तो आप इसको लिख सकते हो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r स्क्वायर dr माइनस के साथ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। ये बन जाएगा पोटेंशियल एट b माइनस पोटेंशियल एट a। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बन जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद माइनस साइन बाहर, ये बनेगा माइनस 1 बाई r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 बाई a माइनस 1 बाई b बन जाएगा। दिस इज vb माइनस va। अब सुनिए, ये 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b ये पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू छोटी है b से, ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये नेगेटिव है, ध्यान रखना। इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है नेगेटिव है, तो एक माइनस को इधर ले जाता हूं तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, va माइनस vb। va माइनस vb विल बी इक्वल टू, बताइए क्या बना, वो बना q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस हट गया ना भाई, ठीक है। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन और यहां पे आ जाएगा b माइनस a डिवाइड बाई ab। ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं v नोट लिख रहा हूं क्योंकि इधर जीरो है इधर v नोट है, तो एक तरह से v नोट आ गया। पोटेंशियल एट a इज v नोट, पोटेंशियल एट b इज जीरो। तो v नोट की वैल्यू मुझे पता चल गई, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। अब c निकाल ले। c की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, वो होगी q बाई v नोट। और जब आप v नोट की वैल्यू पुट करोगे सो इट कम्स आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइड बाई B माइनस A। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो कैपेसिटेंस है ये AB के बीच में आएगा, जो स्फीयर मेरा A और B पे है, दो स्फेरिकल शेल, उनका कैपेसिटेंस अपने को ये देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। और आप ध्यान से देखो, ये इंडिपेंडेंट है आपका Q और V पे, ये डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है और बीच में क्या मटेरियल है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर मैं सिंगल आइसोलेटिंग कंडक्टिंग शेल ले लेता, मतलब एक ऐसे शेल है जो आइसोलेटेड है बाकी चीजों से, a रेडियस है और इसके ऊपर प्लस q चार्ज दे रहा हूं, सोचो मैं, या चलो प्लस q तो मैं वैसे ही कैलकुलेशन के लिए ले रहा हूं, q पे डिपेंड थोड़ा ना करता कैपेसिटेंस, वो तो मैंने कैलकुलेशन के लिए लिया है। अगर मैं एक शेल यहां ले लूं और दूसरी शेल में इन्फिनिटी पे ले लूं, सोचिए, मतलब दूसरी शेल है ही नहीं, कहने का मतलब ये है। या आप अगर बोलो कि भाई दूसरी शेल को चलो इमेजिन कर लेता हूं मैं कि वो इन्फिनिटी पे है, ये जो है ये आपका b टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी अब a और इन्फिनिटी के बीच, मतलब अगर एक आइसोलेटिंग कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है तो उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वो अब यहां पे यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। इसमें लिमिट अप्लाई कर दो b टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब आप इसमें b टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो यहां पे b को कॉमन लेके काट सकते हो। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a, इतना फेरेड जो है वो अब इसका कैपेसिटेंस आएगा अगर मैं आउटर शेल को इन्फिनिटी पे ले लूं तो। और आउटर शेल अगर इन्फिनिटी पे है तो पोटेंशियल वैसे ही जीरो हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो। तो फॉर्मूला आपने सेम ही अप्लाई कर दिया, बस उसमें b टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया। अब यहां पे दो तीन सवाल उठते हैं। क्या सवाल उठते हैं कि सर आपने सेम फॉर्मूला कैसे लगा दिया। ऐसे तो फिर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का वो था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट a बाई d, ठीक है। जब हम इस प्लेट को इन्फिनिटी पे ले जाए, एक प्लेट यहां पे ले लो दूसरी प्लेट को इन्फिनिटी पे मान लो, तो क्या सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? नहीं भाई, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पे तो आपने अप्लाई नहीं किया, यहां पे आप अप्लाई कर रहे हो। दोनों में फर्क है दोस्तों। जरा देखिए, यहां पे हमने माना था d मच मच लेस देन a, और ऐसा क्यों माना था? सो दैट हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हर जगह कांस्टेंट मान सके और डायरेक्शन भी फिक्स कर सके। उसके लिए d मच मच लेस देन a होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर आएगी वो इंडिपेंडेंट आएगी, मतलब केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। ऐसा करने के लिए हमने d को मच मच लेस दिया था, तब जाके ये फॉर्मूला बना था कैपेसिटेंस का। अगर आप इसको इन्फिनिटी पे ले गए दूसरी साइड को, तो उससे अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बदल जाएंगी और मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, कितना आप आगे आ रहे हो। वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदलेंगी, मैग्नीट्यूड भी बदलेगा अगर आप एक प्लेट को इन्फिनिटी पे लेके गए हो तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। लेकिन स्फीयर के केस में अगर आप देखो यहां पे प्लस क्यू है और माइनस क्यू बी रेडियस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रेडियली आउटवर्ड है प्लस क्यू से माइनस क्यू तक, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रही, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रेडियली आउटवर्ड थी, वो रेडियली आउटवर्ड ही रही, उनकी लाइंस की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ा, आर पे ही डिपेंड कर रही थी, इनवर्सली था 1/r² के, यहां पे भी इनवर्सली 1/r² के। तो इसलिए यहां पे आप सेम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब वो सिचुएशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बदलती नहीं है डिस्टेंस को, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को या एरिया को चेंज करने से या कोई और पैरामीटर को चेंज करने से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी की जो डिपेंडेंसी है वो बदल नहीं रही है, तो आप ये कह सकते हो कि वहां पे कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो सेम आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने यहां पे किया था, जब आप डी को इंक्रीज कर रहे थे, हल्का सा कर रहे थे डी को इंक्रीज, ज्यादा नहीं कर रहे थे, आप इतना डी को बढ़ा रहे थे सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई ही रहे। उस केस में आपने यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, आपने बोला था डी इंक्रीज होगा तो सी मेरा डिक्रीज होगा। लेकिन कितना डी आप इंक्रीज कर रहे हो, आप ऐसा थोड़ा ना कि इन्फिनिटी में ले जाओगे इसको, डी की वैल्यू मच लेस देन ए ही रखनी है आपको, हल्का सा आप इंक्रीज करो डी को, तो हल्का सा इंक्रीज करोगे तो ये कंडीशन वायलेट नहीं होगी, और ये अगर वायलेट नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वैसी ही रहेंगी, और यही फॉर्मूला फिर से एप्लीकेबल होगा। और ऐसे ही हमने एनालिसिस भी किया था। बट अगर बहुत ज्यादा दूर लेके गया तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इस कंसेप्ट को समझिए भाई कि कहां पे सेम फॉर्मूला अपने को लगाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम यहां पे कैलकुलेशन करेंगे, कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में कुछ और सिचुएशन को पढ़ेंगे जिनका हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने हैं, उनको भी देखेंगे। थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन है तो इंटरेस्टिंग होंगी वो, अगले एपिसोड में फिर से देखेंगे भाई। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।